हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं जो है 10वीं कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि साइंस फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन जो है वह क्या है। तो कहता है कि जब दो हल्के नाभिक उस आपस में मिलते हैं, जब दो हल्के नाभिक जो है आपस में मिलते हैं तो वे आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और ऊर्जा विमुक्त करते हैं। और क्या करते हैं, ऊर्जा विमुक्त करते हैं। और उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हो जाते हैं और ऊर्जा विमुक्त करते हैं। यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, और लिखना है कि आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र, किसी कुंडली पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बदलने के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने की घटना को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में है, तो 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ये रट के ही जाइएगा। तो इसका उत्तर कहता है कि किसी धारावाही चालक में टी जो है समय को दर्शाता है तक, ठीक है, कोई आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान जो है एम्पियर में होगी। क्या कहता है कि किसी धारावाही चालक में टी समय यानी सेकेंड तक कोई आवेश प्रवाहित हो तो, मतलब किसी भी समय में, ठीक है, आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान जो है एम्पियर में होता है। ठीक है, जैसे कि आई बराबर क्या है, क्यू बट्टा टी है। ठीक है, तो क्यू जो है वो क्या है, तो क्यू जो है वो आवेश है जो कि कूलम में नापा जाता है, और टी जो है समय है जिसको सेकेंड में मापा जाता है, और ये आई जो हो गया वो धारा हो गया। तो धारा का जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर में, कहता है दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इसका उत्तर है, कहता है दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, कहता है कि दूरदृष्टि दोष में जो है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, यानी पूरा साफ साफ देखता है। ठीक है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र के इस दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है, जब साफ आकाश जब साफ रहता है, ठीक है, तो उसका जो है रंग जो है नीला क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है वायुमंडल में वायु के कण जो है बहुत छोटे आकार के होते हैं। वायुमंडल में जो वायु के कण होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। वे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा, ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो अपेक्षा है वह नीले रंग के कम तरंगदैर्घ्य के, ठीक है, प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं। वो क्या करते हैं, नीले रंग के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकिरणित करते हैं, जिस कारण साफ आकाश जो है का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर कहता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कुंडली के प्रत्येक घूर्णन के बाद
कुंडली का जो है घूर्णन जो होता है, ठीक है, कुंडली के जो है प्रत्येक घूर्णन के बाद यह विभक्त वलय धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती है। क्या करता है, धारा की दिशा को जो है पुनः वापस कर देती है तथा कुंडली को एक समान रूप में घूर्णन के लिए प्रेरित करती है। यही जो है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका निभाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, कहता है कि ओम के नियम को लिखे। आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, ओम के नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसका उत्तर कहता है कि ओम के नियम लिख के डैश देना है, जैसे लिखे उसी टाइप से लिखिएगा, ठीक है, डैश देके। कहता है अचर ताप पर चालक से, ठीक है, अचर ताप पर जो है चालक से प्रवाहित धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को भी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आय बराबर क्या होता है, ये भी कर्मानुपाती आय होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा कि ओम का नियम क्या है, तो ये इस टाइप का जो है ऑप्शन में दे देगा, तो इसमें टिक लगाना है, भी अनुक्रमानुपाती आय। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसमें भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो चलिए पहला नियम इसमें कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से, ठीक है, परावर्तन सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक समतल में होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट जो कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रकाश के यही 2 नियम हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन में कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से जो है क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। कहता है आँखों की ऐसी क्षमता, ध्यान दीजिएगा, आँखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है आपसे मतलब अपने आप जो है, ठीक है, बदलती है। आपसे आप मतलब हो जाता है कि अपने आप बदलती हैं, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, ठीक है, कहता है स्वस्थ आँख के लिए दृष्टि परास जो है वह 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कहेगा कि स्वस्थ आँख के लिए, ठीक है, दृष्टि परास कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दृष्टि परास कितना है, स्वस्थ आँख का जो है दृष्टि परास वो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। ठीक है, इससे पहले हम बता दें दाहिने हाथ का नियम, और इसमें जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, तर्जनी उंगली है, मध्यमा उंगली है तथा अंगूठे को परस्पर फैलाकर इस प्रकार रखा जाता है। ठीक है, तीनों उंगली को इस प्रकार रखिए कि तीनों क्या है, उंगलियां परस्पर लंबवत रहे, तीनों उंगलियां क्या रहे, लंबवत रहे एक दूसरे के। कहता है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, कहता है तर्जनी जो है, तर्जनी उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा जो है वह धारा की दिशा को प्रदर्शित कर मतलब दिखाता है, तो क्या करता है कि चालक की गति की दिशा को अंगूठे की ओर होगा। ठीक है, अंगूठा जो है वो किसकी ओर होगा, तो गति की दिशा की ओर होगा। यही जो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए धन्यवाद।